नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि दोस्तों एडवांस सीरीज में हम जो सीरीज है हमारी एक एनक्लेक्स सीरीज है, और सिर्फ मैं आपको 10 क्वेश्चंस नहीं करवाता, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी डिजीज आएगी, अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब ये जो सीरीज है दोस्तों जब खत्म हो तो लगभग मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूँ। लगभग 80% से 90% सिलेबस तो मैं आपको पूरा करवा ही दूंगा। इसमें मतलब पूरा भी नहीं हो पाएगा तो देखो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन रिलेटेड लाता हूँ। जो भी क्वेश्चन आ गया उसके बारे में मैं सब कुछ बता देता हूँ कि भाई इसमें ये डिजीज है तो ये ऐसा होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। लेकिन जो मान लो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डाला ही नहीं तो वो चीज़ें आपकी रह सकती हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ो, जैसे आपने मान लो ओबीजी पढ़ा तो लगभग मैंने हर चीज़ बता दी, जो चीज़ रह गई है उनको आप अलग से लिख सकते हो। तो हमने ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो पूरा कर लिया है, एंडोक्राइन पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ लिया है, आई पढ़ लिया है और हमने ईयर पढ़ लिया है। इसके बाद हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी लगभग 5 क्लासें हो गई हैं और आज हमारी 6वीं क्लास है। पूरी एडवांस जो सीरीज है दोस्तों उसमें हमारी ये 52वीं क्लास, 52nd जो क्लास है हमारी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम करते भी नहीं है कभी, हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी फॉर कैंसर ऑफ द स्टोमक, कि एक पेशेंट है दोस्तों उसको कैंसर ऑफ द स्टोमक है। तो मैंने कैंसर ऑफ स्टोमक के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। शायद पहली या दूसरी वीडियो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, ठीक है। 47वीं 48वीं वीडियो है जो एडवांस सीरीज की, उसमें आप ये जाके देख सकते हो। और उस पेशेंट का क्या हुआ है दोस्तों, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है। एक तो क्या होता है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होता है, एक प्रोसीजर तो क्या होता है दोस्तों, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होता है। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जिसमें हम कंप्लीट रूप से क्या कर देते हैं दोस्तों, जो स्टोमक है उसको रिमूव कर देते हैं। और इस टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि जो ईसोफेगस है उसको हम क्या तो ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, तो ड्यूडेनोस्टोमी हो जाएगा ये। या फिर हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ईसोफेगस को, ड्यूडेनम को भी इसमें कट कर देते हैं कई बार, है ना। तो फिर इसमें या फिर क्या करेंगे हम, जेजुनोस्टोमी। अगर ड्यूडेनम को हटा दिया तो अगला पार्ट क्या है, जेजुनो, तो जेजुनोस्टोमी कर देते हैं। लेकिन जो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी है दोस्तों उसके अंदर हम क्या काम करते हैं कि स्टोमक के कुछ पार्ट को हटाते हैं, ठीक है। तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में पूरा स्टोमक हम रिमूव नहीं करेंगे। तो उसमें 2 प्रोसीजर हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। एक बिल रोथ फर्स्ट पढ़ते हैं और एक प्रोसीजर मैंने आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, बिल रोथ सेकंड पढ़ाया था। बिल रोथ फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पार्शियल जो स्टोमक है, मतलब कि कुछ पार्ट उसको हटाते हैं, मेनली जो पाइलोरस जो पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो पार्शियल जो स्टोमक है उसको रिमूव करेंगे हम, तो इससे क्या होगा, स्टोमक को ड्यूडेनम से हम जोड़ देंगे। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी बोलेंगे इसको, गैस्ट्रोड्यूडेनो। क्योंकि स्टोमक तो है ना, अभी तो यहाँ पर तो पूरा स्टोमक हटा दिया तो इसोफेगस से जोड़ना पड़ गया, लेकिन यहाँ पर स्टोमक तो है, उसका कुछ पार्ट हटाया हमने, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी बोलेंगे। और बिल रोथ सेकंड जो है दोस्तों उसमें हम स्टोमक का भी रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ स्टोमक, मतलब स्टोमक का पूरा नहीं, पार्शियल रूप से हम स्टोमक को भी रिमूव करते हैं और साथ में हम ड्यूडेनम को भी रिमूव कर देते हैं इसमें, ड्यूडेनम को। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको हम गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी के नाम से जानते हैं, जेजुनोस्टोमी। और ये दोनों ही प्रोसीजर जो है दोस्तों उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दीज आर द सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ये क्या है दोस्तों, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी है। हमने मतलब कंप्लीटली टोटल रूप से नहीं हटाया, कुछ इसको पार्ट को हटाया, तो इसलिए हम किस नाम जानते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो क्या कह रहा है ये, आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी किसके लिए किया है, फॉर कैंसर ऑफ द स्टोमक ए क्लाइंट डेवलप्स डंपिंग सिंड्रोम। एक क्लाइंट को दोस्तों क्या चीज हुआ है, डंपिंग सिंड्रोम हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा हमने डंपिंग सिंड्रोम के बारे में हमने बात की थी, मैं इस क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा। द क्लाइंट सेज व्हाट डज इट मीन्स, कि इसका क्या मतलब होता है, व्हेन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेड दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। जो क्लाइंट है दोस्तों वो पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो पूछ रहा है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर में ये बताना है हमें पेशेंट को कि भाई मुझे ये बताओ कि ये जो डंपिंग जो सिंड्रोम है ना ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है। क्योंकि मुझे हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो पूछ रहा है कि व्हाट डज इट मीन व्हेन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेड दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। भाई उसने डॉक्टर से पूछा होगा तो डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई आपको है ना डंपिंग सिंड्रोम हो रखा है, ठीक है। उसने डॉक्टर से पूछा सर मेरे में ये सिम्टम आ रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर ने इसको क्या बोला कि आपको क्या हो रहा है, डंपिंग सिंड्रोम हो रहा है। अब वो नर्स से जाकर पूछ रहा है कि इस डंपिंग सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है। तो दोबारा से सुनो, आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी फॉर कैंसर ऑफ द स्टोमक, पेशेंट को स्टोमक कैंसर था, उसमें हमने सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी किया उस पेशेंट का।
क्लाइंट को डेवलप हुआ क्या, डंपिंग सिंड्रोम। अब क्लाइंट क्या कह रहा है कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है, व्हेन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेड दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम, क्योंकि मेरे को हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या कहा है कि मैं डंपिंग सिंड्रोम से गुजर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर देगी नर्स, ठीक है, कि डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं दोस्तों। पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है कि नोजिया रिजल्टिंग फ्रॉम ए फुल स्टोमक, किस पेशेंट को क्या होगा, नोजिया होगा फुल स्टोमक के कारण। दूसरा दोस्तों क्या दे रखा है कि रिफ्लेक्स होगा गैस्ट्रिक कंटेंट्स का इसोफेगस के अंदर, जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो किस में आ जाएंगे, इसोफेगस के अंदर आ जाएंगे। थर्ड दे रखा है कि बिल्डअप ऑफ द फ्लैटुलेंस विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज जो इंटेस्टाइन है दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, फ्लैटुलेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। रैपिड पासेज ऑफ द कंसंट्रेटेड फ्लूइड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो भी फ्लूइड है दोस्तों वो एकदम से किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। कंसंट्रेटेड जो भी फ्लूइड है, जो भी मिक्स हो गया है वो सब किसके अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। तो चारों में से आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं हम। तो जो डंपिंग सिंड्रोम है दोस्तों उसमें क्या होता है कि डंपिंग सिंड्रोम के अंदर रैपिड एम्पटिंग होती है। किसकी एम्पटिंग होती है, रैपिड गैस्ट्रिक कंटेंट की। गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उनकी क्या होती है, रैपिड एम्पटिंग होती है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो डंपिंग सिंड्रोम इट इज द रैपिड एम्पटिंग, रैपिड मतलब तेज, एम्पटिंग मतलब कि खाली होना, ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर रिसेक्शन ऑफ द स्टोमक पार्ट, ऐसे लिख लो, स्टोमक पार्ट लिख लो दोस्तों। स्टोमक जो पार्ट को क्या करते हैं, हम काट देते हैं, रिसेक्शन का मतलब काट देना। तो उसके कारण क्या होगा, देखो एक तो पूरा स्टोमक है और उसके बाद क्या है दोस्तों, ड्यूडिनम है। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो यहाँ पर कलेक्ट होंगे, इसके बाद यहाँ पर जो भी डाइजेशन की जो प्रोसेस है, मिक्सिंग की जो प्रोसेस है दोस्तों वो होगी, ठीक है। लेकिन जब सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं, जब इस पार्ट को हमने क्या करते हैं, रिमूव कर दिया, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये कंटेंट जो है ना स्टोमक के कंटेंट क्या है, रुकते नहीं है। कहाँ पे, स्टोमक के अंदर। अब जब स्टोमक के अंदर ये कंटेंट रुकेंगे नहीं तो दोस्तों ये रैपिडली, क्योंकि ये पार्ट तो रहेगा नहीं, तो ये रैपिडली किसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो डंपिंग सिंड्रोम में तेजी से क्या होता, गैस्ट्रिक कंटेंट फास्ट तेज गति से किसके अंदर चले जाते हैं दोस्तों, आपके किसके अंदर आ जाते हैं, ये स्टोमक के अंदर, स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डंपिंग सिंड्रोम के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब इसके कोजेस पढ़ने की जरूरत है नहीं, कोजेस तो आपको मैंने बताया दिया भाई क्या है इसका कोज यही है इसका, भाई आपने स्टोमक के पार्ट को रिमूव किया है, उसके कारण जो कंटेंट है वो तेजी से किसमें आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कि ऐसे क्लाइंट के अंदर जिनको डंपिंग सिंड्रोम हुआ है वो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है। यूजुअली ये जो सिम्टम्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये आफ्टर 30 मिनट्स फूड लेने के बाद आफ्टर 30 मिनट्स डेवलप होते हैं ये ऑफ फूड इनटेक। डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम है वो लगभग 30 मिनट लेते हैं फूड इनटेक के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि भाई कितना समय लगता है इनके सिम्टम्स आने के अंदर, डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम आने में कितना समय लगता है। अब इसके अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे दोस्तों, आप खुद सोचो कि इसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो पहली चीज तो क्या है दोस्तों कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट एकदम से जब इसके अंदर आते हैं ना तो एक साउंड सुनाई देती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसे हम बोरिंगमी साउंड बोलते हैं, बोरिंगमी साउंड। तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि दोस्तों कि बोरिंगमी साउंड क्या होती है। तो बोरिंगमी साउंड क्या होती है दोस्तों कि जो जब स्टोमक के कंटेंट जो हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, एकदम से जो कंटेंट जब आते हैं ना दोस्तों तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है। तो हाइपर मोटिलिटी हो जाता है किसका, इंटेस्टाइन का, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कितनी जल्दी कोई भी फूड है बिना प्रिपेयर हुए आया है, वो पूरे डाइजेशन नहीं हो पाया उसका, या एचसीएल की मिक्सिंग सही से नहीं हो पाई है। तो उसके कारण क्या होगा, इंटेस्टाइन तेजी से वो करने के लिए उसको हाइपर मोटिलिटी वहां पे हो जाती है, और उस हाइपर मोटिलिटी होने के कारण एक साउंड सुनाई देती है, गरगर की साउंड सुनाई देती है, जिसे हम गर्गलिंग साउंड बोलते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, गर्गलिंग साउंड के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, गर्गलिंग साउंड है ना, उस साउंड को किस नाम जानते हैं, बोरिंगमी। और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बोरिंगमी जो साउंड है वो कौन सी डिजीज के अंदर दिखाई देता है। तो बोरिंगमी साउंड किस में दिखाई देता है दोस्तों, आपका बोरिंगमी साउंड किस में दिखाई देगा, आपका डंपिंग सिंड्रोम के अंदर दिखाई देता है। तो ये होता है। इसके अलावा दोस्तों
नोजिया एंड वोमिटिंग भी होता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग भी दिखाई देगा। लेकिन नोजिया और वोमिटिंग होगा तो सही, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं वोमिटिंग होने के। मेनली जो पेशेंट है वो नोजिटेड होता है और वोमिटिंग भी बहुत कम अमाउंट में होती है, क्योंकि जो स्टोमक जो होता है ना वो ज्यादातर क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। स्टोमक क्या रहता है दोस्तों, एम्प्टी रहता है, इसलिए कम अमाउंट के अंदर वोमिटिंग होती है। लेकिन पेशेंट के अंदर नोजिया होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टोमक के कंटेंट तो डायरेक्ट किस में चले गए, इंटेस्टाइन के अंदर चले गए। अब इंटेस्टाइन के अंदर अगर कंटेंट जाएंगे दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा, वोमिटिंग होने के चांसेस कम रहते हैं इसके अंदर, लेकिन कम चांसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर पूछता है दोस्तों कि एकदम से जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर पर्सपिरेशन देखने को मिलता है, मतलब कि डायफोरेसिस की कंडीशन होती है, पसीने ज्यादा आने लग जाते हैं। टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशन, और क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन भी देखने को मिलता है ऐसे क्लाइंट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो स्टोमक है वो उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करता है वो। अब इंट्रिंसिक फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, ठीक है। अब विटामिन B12 का इंटेस्टाइन के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसके कारण इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, कई बार आयरन की डेफिशिएंसी भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो मेन तो इस पर जरूर फोकस करना कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, मेन इस पे फोकस ज्यादा करना, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो विटामिन जो B12 दोस्तों उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं दोस्तों आपसे। पेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग बोलते हैं उसे, ये भी लिख लो चलो, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, क्रैम्प्स के लाइक पेन आता है दोस्तों, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और ज्यादातर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो लिमिटेड है कि हमें कोशिश करनी है कि उस पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, ये चीज कोशिश करनी है हमें कि वो पेशेंट जो है वो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना वो ज्यादा तेजी से नहीं जाए। हर के अंदर हम क्या करते हैं भाई, फूड खाने के बाद कुछ समय के लिए एम्बुलेट करने के लिए कहते हैं भाई, खाना खाने के बाद डायरेक्टली लेटना नहीं चाहिए। लेकिन ये अकेली ऐसी डिजीज है दोस्तों जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट को ये एडवाइस दिया जाता है कि आफ्टर जो फूड खाना खाने के बाद कम से कम पेशेंट 20 से 40 मिनट तक क्या करे दोस्तों, लाई डाउन करें, लेटने के लिए कहते हैं, ताकि ग्रेविटी के कारण, मान लो खड़ा रहेगा, खड़ा रहने के कारण जो कंटेंट है दोस्तों वो जल्दी से जाएंगे, ठीक है, फूड जो कंटेंट होंगे वो जल्दी से जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन लेटा रहता है दोस्तों तो ग्रेविटी के कारण क्या रहते हैं, थोड़े से कम चांसेस हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर खाना खाने के बाद पेशेंट को लेटने की सलाह दी जाती है, तो वो कौन सी डिजीज आपकी, डंपिंग सिंड्रोम है। डंपिंग सिंड्रोम में हम पेशेंट को खाना खाने के बाद आफ्टर फूड इनटेक लाई डाउन की क्या देते हैं दोस्तों, सलाह देते हैं कि आपको खाना खाने के बाद लेटना है, ताकि ग्रेविटी के कारण जल्दी से जो फूड है दोस्तों वो उसके अंदर नहीं जाए। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को हम कहते हैं कि भाई वो ऐसी चीजों को जो जल्दी से इरिटेशन करती हो, ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती हो, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो हम पेशेंट को अवॉइड करते हैं दोस्तों किस चीज को, कि जो पेशेंट है एक तो कैफीन है ना उसको अवॉइड करें, कैफीन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, ठीक है, कैफीन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि भाई वो कैफीन नहीं ले। इसके अलावा उसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने देखा कि भाई पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं तो ड्यूडिनम को भी हटा दिया। अब ड्यूडिनम जेजुनम इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है, और स्मॉल जो इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं दोस्तों, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ाया था शायद पहली क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। अब लैक्टेज जो एंजाइम है दोस्तों वो मिल्क के डाइजेशन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो पेशेंट कई बार दोस्तों दूध को भी क्या नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए मिल्क भी क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। तो अवॉइड मिल्क, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम जो है वो है नहीं, तो अवॉइड मिल्क इफ पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट इट, इफ पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट इट। इसके अलावा दोस्तों हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि वो डाइट जो ले वो भी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट ले, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेने की क्या देते हैं, सलाह देते हैं। अगर डायरेक्टली पूछ ले भाई स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट में भी आप कैसी डाइट लोगे, कैसा फूड आप पेशेंट को देना चाहोगे, तो ध्यान रखना हाई प्रोटीन,
हाई प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, मतलब कि हमें अवॉइड करना है किसको, डायरेक्टली पेशेंट को हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे शुगर है, इसको पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़ा टाइम लेंगे, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि भाई, तो वो डाइजेशन में टाइम लगेगा, तो इंटेस्टाइन को थोड़ा टाइम मिलेगा वहां पे। ठीक है, और स्टमक भी रोकने की उसको कोशिश करता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं हम, नहीं कि उसको हम क्या देते हैं दोस्तों, शुगर अवॉइड करते हैं। यहाँ पे जूसेज जो हैं जिनके अंदर सिंपल शुगर पाई जाती है वो भी अवॉइड करते हैं, सोडा भी क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। हम उसको कोशिश करते हैं कि भाई वो खाने के साथ कम फ्लूइड ले। ठीक है, तो अवॉइड फ्लूइड विद फूड, भाई खाना खाते खाते पानी पीते हैं ना, उसको भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लिक्विड होगा तो लिक्विड का जो पासेज जो होगा ना, वो स्टोमक से इंटेस्टाइन में क्या होता है, ज्यादा रैपिडली होता है। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपको जो फ्लूइड है उसको भी फूड के साथ क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसी डाइट देते हैं, तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। अगर क्रैम्प फील होता है तो एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स भी दी जा सकती है, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स, तो एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन B12 भाई एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो इंजेक्शन लगाएंगे, हम इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को सलाह दी जाती है भाई आयरन लेने की क्या दी जाती है, साथ में सलाह दी जाती है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए भी जरूरी है, इसलिए हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, क्योंकि स्टोमक से अगर रैपिड क्या होगा दोस्तों, वो पहुंचेगा वो कंटेंट इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन प्रोटीन का सही से हो नहीं पाएगा। तो डायरेक्टली कोशिश करते हैं भाई हम प्रोटीन दें, किसी भी फॉर्म में देते हैं हम, वो हम कोशिश करेंगे कि भाई प्रोटीन ज़्यादा देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम प्रोटीन दोगे वो रैपिडली निकल रही है, तो ज़्यादा प्रोटीन देगो तो उसमें से कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और कुछ का जो डाइजेशन होगा उससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी दोस्तों, प्रोटीन मिलेगी। इसलिए पेशेंट को हम हाई प्रोटीन देते हैं। आप सोचोगे सर स्टोमक तो है नहीं, फिर हाई प्रोटीन देने का क्या फायदा है, तो आप लार्ज अमाउंट में दोगे तो उसमें से कुछ अमाउंट क्या होगी दोस्तों, एब्जॉर्ब होगी, जिससे पेशेंट को कुछ अमाउंट में प्रोटीन मिलने के चांसेज रहेंगे, इसलिए हम ये देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द डंपिंग सिंड्रोम, बस इतना पढ़ लो बहुत है। अब ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा था ये कि भाई डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, तो डंपिंग सिंड्रोम के बारे में क्या बता रहा है भाई, डंपिंग सिंड्रोम नोजिया है जो कि फुल स्टोमक के कारण होती है। तो डंपिंग सिंड्रोम नोजिया तो है नहीं, पहली बात तो ये है कि डेफिनेशन भी इसकी गलत है, और अगर आप इसको मानो भी कि सिम्टम के अकॉर्डिंग भाई डंपिंग सिंड्रोम में ये होता है तो नोजिया तो होता है, वो तो बिल्कुल सही बात है, बट फुल स्टोमक के कारण नहीं होता, क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम में तो स्टोमक फुल हो ही नहीं पाता है। जो स्टोमक है दोस्तों वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि सारा कंटेंट किसमें चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सेकंड जो दे रखा ऑप्शन, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस, इस डिजीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई गैस्ट्रिक कंटेंट जो है दोस्तों उनका रिफ्लेक्स अगर इसोफेगस के अंदर हो रहा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे कौन सी डिजीज बोलते हैं, बताओ आप लोग, आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, बिल्डअप ऑफ द फ्लैटुलेंस विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मेनली किससे रिलेटेड है ये दोस्तों, स्टोमक से रिलेटेड है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूटस बनना डंपिंग सिंड्रोम नहीं कहलाता है, ये आपको भी पता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा इन्होंने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है ताकि आप लोग क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखा भाई स्टोमक, नाम नहीं दिया, लेकिन ये बताना ये चाह रहे हैं कि रैपिड पासेज ऑफ द कंसंट्रेटेड फ्लूइड, कि जो भी चीजें आपने दी हैं दोस्तों, जो भी फ्लूइड बना है, ठीक है, वो सारा फ्लूइड क्या जाएगा, तेजी से जाएगा किसके अंदर दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो लिख लो, डंपिंग सिंड्रोम में गैस्ट्रिक कंटेंट का ब्रैकेट में लिख लो कंसंट्रेटेड फ्लूइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है ये, इसलिए आपको क्वेश्चन भी तो समझना जरूरी है ना, आप रिवाइज इन क्वेश्चनों का तो कर रहे हो। कंसंट्रेटेड फ्लूइड या गैस्ट्रिक कंटेंट का इंटेस्टाइन में रैपिड एम्प्टिंग होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों वो कि एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी इज परफॉर्म्ड। ठीक है, जब एब्डोमेन को कट करके और जो ऑर्गन है दोस्तों उनको डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेप्रोटोमी कहलाता है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम किसको, एब्डोमेन को कट करके और वहां के ऑर्गन को हम, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी कहलाता है। परफॉर्म कर रहे हैं क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट को क्या है दोस्तों, मेलेना है। अब जिस भी क्लाइंट को मेलेना है इसका मतलब स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा था एंड गैस्ट्रिक कैंसर उसको डिस्कवर किया गया, बाद में पता लगा उसको क्या है, गैस्ट्रिक कैंसर है, जिसको मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा से गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है। बस सिंपल सी बात है कि पेशेंट को क्या था, गैस्ट्रिक कैंसर है और उसको मेलेना था, इसके कारण उस क्लाइंट के अंदर क्या किया हमने, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया। क्यों करना पड़ा दोस्तों, मान लो ब्लीडिंग का पता नहीं लग रहा कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है। ठीक है, आपने काफी कोशिश कर ली ब्लीडिंग को रोकने की, भाई ब्लीडिंग रुक जाए, अब नहीं पता लग रहा तो आपको पता लगाना पड़ेगा अंदर से कि कहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर, इमरजेंसी के अंदर हमें क्या करना पड़ सकता है, लेप्रोटोमी करना पड़ सकता है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं, विजुलाइज करेंगे कि भाई ब्लीडिंग हो कहां से रही है ये, क्योंकि मेलेना है तो ब्लड आया था स्टूल के अंदर, अब ब्लड आया तो उसको पता नहीं चल रहा, आपने कोशिश भी कर ली, ड्रग्स के द्वारा कोशिश कर ली आपने कि भाई ये ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही और डायरेक्टली ब्लड आ रहा है बाहर। अब बाहर जब ब्लड आ रहा है दोस्तों स्टूल के थ्रू, तो आपको अब ये पता लगाना जरूरी है कि ब्लड कहां से आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो दोस्तों, लेप्रोटोमी कर रहे हो। ए पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी इज परफॉर्म्ड। ठीक है, उसके द्वारा आपने प्रोसीजर किया, प्रोसीजर करने में आपने क्या किया, लेप्रोटोमी में ओपन कर लिया, उसके बाद दोस्तों स्टोमक के कुछ पार्ट को क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया, तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी हो गया। एंड ए जेजुनोस्टोमी ट्यूब इज सर्जिकली इम्प्लांटेड। उस पेशेंट के अंदर हमने साथ में क्या डाल दी दोस्तों, जेजुनम के अंदर ट्यूब डाल दी है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, जेजुनोस्टोमी ट्यूब डालेंगे। ठीक है, जेजुनोस्टोमी ट्यूब डाल दी है उसके अंदर। कुछ मैंने साहब थोड़ा बहुत आपको पता है भी था, कई बार फीडिंग वूडिंग देने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, ट्यूब डाल देते हैं डायरेक्टली, जैसे जेजुनम है उसके अंदर डाल दिया, उससे भी हम क्या दे सकते हैं, फीडिंग दे सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट के अंदर साथ में एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी डाली गई है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू सक्शन इज इन प्लेस। ठीक है, उस पेशेंट के अंदर साथ में क्या डाली है दोस्तों, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी डाली है, क्या करने के लिए, सक्शन करने के लिए। देखो जब भी मान लो कोई भी पेशेंट के अंदर हम गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम साथ में एनजी ट्यूब या इंटेस्टाइनल ट्यूब डालते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी मान लो सर्जरी हुई है, सर्जरी के कारण जो स्मॉल अमाउंट के अंदर जो भी ब्लड कलेक्ट हुआ है, तो सारे ब्लड को या जो भी कंटेंट है दोस्तों उसको हम क्या कर सकें, सक्शन कर सकें। क्यों, क्योंकि अगर ये ब्लड यहाँ पे रहा तो यहाँ पर जो स्यूचरिंग जो होती है ना दोस्तों, उसको क्या करता है, ये इरिटेट करता है, तो स्यूचर के ब्रेक डाउन होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यूस सक्शन करते रहते हैं, किससे, एनजी ट्यूब के द्वारा, या जो इंटेस्टाइनल जो ट्यूब है, इंटेस्टाइनल जो ट्यूब उनका भी क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि भाई एक तो जेजुनोस्टोमी ट्यूब डाल दी गई, हो सकता है कि वो ट्यूब जो है दोस्तों फीडिंग के लिए डाली गई हो, ठीक है, या फिर उस ट्यूब के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, सक्शन किया जा सकता है। साथ में हमने एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी डाली गई जो स्टोमक तक पहुंची है, हमने इनके बारे में बात की इन ट्यूब के बारे में। तो ये जो स्टोमक तक जो ट्यूब पहुंची है दोस्तों, वहां से भी क्या करेगा, वो सक्शन करने का काम करेगा जो स्टोमक के अंदर। वॉट शुड द नर्स एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइंट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है, जो उससे बाहर निकलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर सर्जरी, मतलब कि सर्जरी के बाद में भाई 24 घंटे तक जब आपने एनजी ट्यूब से सक्शन कर रहे हो, बाहर कंटेंट को निकाल रहे हो स्टोमक के अंदर, तो उसके अंदर से कैसा कंटेंट निकलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं कि 24 घंटे तक कैसा कंटेंट निकलता है दोस्तों, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला दे रखा है इसके अंदर कि भाई ग्रीन एंड विसिड निकलेगा। तो ग्रीन और जो विसिड है वो आपका या मेरा जो स्टोमक है, जो नॉर्मल पर्सन है जिसका गैस्ट्रेक्टोमी नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको एनपीओ नहीं रखा गया था, तो ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों ग्रीन एंड विसिड, ठीक है, विसिड का मतलब गाढ़ा और ग्रीन का मतलब हरा, तो ग्रीन एंड विसिड निकलता है। तो ये नॉर्मल स्टोमक में निकलता है ना कि सर्जरी के बाद, तो ये नॉर्मल कंटेंट है, ये नॉर्मल कंटेंट ऑफ स्टोमक, दीज आर द नॉर्मल कंटेंट ऑफ स्टोमक। जो ग्रीन एंड विसिड है ये स्टोमक के क्या है दोस्तों, नॉर्मल कंटेंट होते हैं। सेकंड दे रखा है कंटेन सम ब्लड एंड क्लोट्स, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही सर्जरी होती है तो सर्जरी के 12 घंटे तक तो क्या होता है 12 घंटे तक तो दोस्तों पेशेंट के अंदर बिल्कुल ब्लड आता है, ठीक है, क्या आता है, ब्राइट ब्लड आता है। धीरे धीरे दोस्तों ये ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट होना शुरू होता है, कम हो जाता है ब्लड, तो इसके कारण क्या होता है, जो ब्लड आएगा साथ में, और ब्लड के साथ में कुछ क्या आते हैं दोस्तों, सम ब्लड एंड क्लोट्स, और ब्लड की अमाउंट भी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। ये 12 घंटे तक आएगा और फिर ये आफ्टर 12 घंटे, तो ये 24 घंटे तक पूछ रहे हैं। तो 24 घंटे का मतलब लगभग इस टाइम की ये बात कर रहा है कि ब्लड एंड क्लोट्स जो है उसके बारे में बात कर रहा है। और जो चलो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो ये फर्स्ट 24 आवर्स की है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है दोस्तों, एक तो ब्राइट रेड आ रहा है और एक क्या आ रहा है, ब्लड एंड क्लोट्स आ रहा है। दोनों ऑप्शन में से कोई होना चाहिए हमारे सामने, क्योंकि ये तो सिर्फ 12 घंटे तक ही आएगा ना, 12 घंटे के बाद तो ये नहीं आएगा, जबकि ये पूछ रहा है भाई 24 घंटे तक, तो 24 घंटे तक हम इस आंसर को ज्यादा बेटर मानेंगे अगर दोनों भी ऑप्शन में होंगे तो भी, क्योंकि ये तो सिर्फ 12 घंटे तक है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर है, तो ये ज्यादा बेटर आंसर होगा। अब देखो फिर भी क्या ऑप्शन है, कंटेन सम ब्लड एंड क्लोट्स, अभी तक ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल दोस्तों सही है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रैंक ब्लड। ये क्वेश्चन है ना गलत है,
ये ऑप्शन गलत है। देखो फ्रैंक ब्लड आ सकता है, नॉर्मल ब्राइट रेड ब्लड आ सकता है, ये ठीक है, लेकिन एक साथ में क्या कर रहा है दोस्तों, लार्ज अमाउंट जो होती है ना दोस्तों, दैट शोज द हेमरेज, ये हेमरेज को शो करती है। भाई पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अब पेशेंट के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, तो हेमरेज हो गया, जो कि हमें क्या करना है इसको, भाई नॉर्मल ड्रेनेज के बारे में बात कर रहा है कि भाई एंजी ट्यूब से नॉर्मल ड्रेनेज कैसा आएगा। अब नॉर्मल ड्रेनेज के अंदर अगर आप लार्ज अमाउंट आने लग गया दोस्तों, 2 लीटर आ गया, मान लो 1 लीटर आ गया, ब्लड आ रहा है, वो भी फ्रैंक ब्लड आ रहा है दोस्तों, तो वो शो करता है किसको, हेमरेज को, ठीक है। ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, मान लो हेमरेज को शो करेगा डायरेक्टली वो। अगर लार्ज अमाउंट है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। सिमिलर टू कॉफी ग्राउंड्स इन कलर एंड कंसिस्टेंसी, इसकी भी बात करते हैं। कॉफी ग्राउंड्स जो कलर है ना वो क्यों आता है, उसके बारे में बात करता हूं। अगर स्टोमक है ना दोस्तों, ब्लड का डाइजेशन कर देता है ना, अगर स्टोमक ब्लड का क्या कर दे, डाइजेशन कर दे ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो कलर है ना वो कैसा हो जाता है, कॉफी ग्राउंड हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर कैसा कलर हो जाता है, कॉफी ग्राउंड। लेकिन जब हम एंजी ट्यूब डाल दी, तो वहां पर जो भी कंटेंट है, जो भी सीक्रेशन है ना दोस्तों, उनको टाइम नहीं मिल पाता डाइजेशन का। मतलब जो ब्लड है, वो जो ब्लड निकला, तो ब्लड को टाइम नहीं निकल पाएगा, उससे पहले ही वो एंजी ट्यूब्स को क्या कर लेती है, सक्शन कर लेती है। इसके कारण कॉफी ग्राउंड कलर नहीं आ पाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कंटेन सम ब्लड एंड क्लोट्स। क्या करता है दोस्तों, सम ब्लड एंड क्लोट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। तो लिख लो, इसमें लिखो, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद 12 आवर्स तक, दोनों लिखाऊंगा मैं आपको ना, 12 आवर्स तक स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट नहीं है, ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट में ब्राइट रेड ब्लड तथा 12 घंटे के बाद या लिखो 12 तथा 12 से 24 घंटे के बीच, 12 से 24 घंटे के बीच ब्लड विद क्लोट्स 12 आवर्स तक स्मॉल अमाउंट में ब्राइट रेड ब्लड घंटे के बीच ब्लड एंड क्लोट्स एंजी ट्यूब सक्शन में दिखाई देते हैं। एंजी ट्यूब सक्शन या ट्यूबिंग भी लिखा हुआ सकते हैं, सक्शन ही लिख लो, चलो, एंजी ट्यूब सक्शन में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसको भी आप सही कर दोगे, बिल्कुल कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। 2 आवर्स आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, कि सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हमने की है एक पेशेंट की, उसके 2 घंटे बाद, मतलब विद इन 12 आवर्स की बात कर रहे हैं। द नर्स आइडेंटिफाइज द ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से जो भी चीज बाहर निकल रही है, दैट इज ड्रेनेज। वो कैसा है दोस्तों, कलर ब्राइट रेड है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को क्या करना चाहिए। पहला काम है दोस्तों नोटिफाई करना चाहिए किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। दूसरा काम है क्लैंप करना चाहिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को फॉर 1 आवर। थर्ड है डिटरमाइन करना चाहिए दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। और चौथा दोस्तों इरिगेट करना चाहिए किसको, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को विद आई सलाइन। अब ध्यान रखना, 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। पहली चीज तो क्या है दोस्तों कि 12 घंटे तक जो कलर आ रहा है ना, 12 आवर्स तक जो कलर आ रहा है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो 12 घंटे तक हमने बात की है कि 12 घंटे तक जो कलर आएगा वो ब्राइट रेड होगा। वो नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, पेशेंट को है ना कंटिन्यूअस सक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्लड है वो जो सूचर जो लाइन है जहां पर सूचर लगाए गए दोस्तों, उनको डैमेज कर सकता है, उनको इरिटेट करता है, उनको डैमेज करने के क्या रहता है, चांसेस रहते हैं। इसलिए हम ब्लड को क्या करते हैं दोस्तों, सक्शन कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस सक्शन जरूरी है, पहली चीज ये हो गई। और कलर है ब्राइट रेड। अब जो कलर है दोस्तों ब्राइट रेड है, तो इसका मतलब क्या है, जो दिस इज द एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। भाई एक्सपेक्टेड मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसा कलर आता है, डॉक्टर आपको बता जाएगा, लेकिन उसको बताया लार्ज अमाउंट में नहीं, ऐसे नहीं कि 6 लीटर आ गया और आप बैठे हुए आराम से, पूरा ब्लड खत्म हो गया, उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली चीज दोस्तों नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम ऐसी चीज नोटिफाई करते हैं जो कि उसको बताना जरूरी है, ठीक है। नॉर्मल चीजें नहीं बताएंगे भाई उसकी पल्स बेहतर चल रही है, ये जाके थोड़ी बताओगे कि सर उसका बीपी 120/80 आ रहा है, ये थोड़ी बताओगे जाके, तो आप उसको ऐसी चीजें नहीं बताओगे। नेक्स्ट देखा दोस्तों क्लैंप द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 1 आवर, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आपने सक्शन को रोका, ट्यूब को क्लैंप कर दिया, आपने बाहर भाई ड्रेनेज है वो नहीं है, अंदर ही कलेक्ट हो, अब मान लो चाहे ब्लड आ रहा हो चाहे कुछ भी आ रहा हो, अंदर कलेक्ट होगा, वो इरिटेट करेगा, फ्यूचर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको गलत हो जाएगा।
थर्ड दे रखा है दोस्तों, वो हमने बात कर लिया। फोर्थ दे रखा है इरिगेट द नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब विद आई सलाइन, बिल्कुल गलत है। हमेशा अगर हम ट्यूब को क्लीन भी करते हैं, इरिगेट भी करते हैं दोस्तों, अब अगर उसे तो हम किसके द्वारा करते हैं, दैट इज इरिगेटेड बाय नॉर्मल सलाइन। किसके द्वारा किया जाता है, नॉर्मल सलाइन के द्वारा किया जाता है। और ये नॉर्मल सलाइन शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर करते भी हैं, लेकिन किस पे ऊपर करते हैं दोस्तों, हम रूम टेम्परेचर के ऊपर करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी करने लग गए, आपने आइस सलाइन डाल दी, तो आइस सलाइन नहीं डालते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं, ठीक है, बट रूम टेम्परेचर के ऊपर होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा, रूम टेम्परेचर। तो इसमें लिख लो, गैस्ट्रेक्टोमी के बाद, गैस्ट्रेक्टोमी के बाद, इसमें वैसे 12 घंटे कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन जस्ट वैसे इसमें बताना चाह रहा है कि भाई 2 आवर्स आफ्टर, तो 2 घंटे के बाद लिखा हुआ है ना, आपको 12 घंटे याद रखना है। तो गैस्ट्रेक्टोमी के बाद 12 घंटे तक एनजी ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में ब्राइट रेड ब्लड आना एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। देखो पेशेंट पहले क्या रहता है दोस्तों, ओटी के अंदर रहता है, ओटी से उसको डायरेक्टली वार्ड में नहीं भेजा जाता है, उससे पहले उसको किस में भेजा जाता है दोस्तों, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में भेजा जाता है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में। चाहे वो 1 घंटे के लिए भेजे, 2 घंटे के लिए भेजे, कुछ समय के लिए पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में भेजते हैं, फिर उसके बाद में वार्ड में भेजते हैं। जैसे सर्जरी वार्ड हो गया तो उसमें लिख दिया उन्होंने सर्जिकल यूनिट, ऐसे भेजा जाता है पेशेंट को ना, ओटी से डायरेक्टली वार्ड के अंदर नहीं भेजा जाता है पेशेंट को। अब ये यही बता रहा है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है दोस्तों, कि एक पेशेंट है, उसको किस में भेजा गया है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट है ना, उसे कहाँ भेज दिया गया, उसको वार्ड में भेज दिया गया है, किसमें, सर्जिकल यूनिट में भेज दिया गया है। उसके एक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, जो कौन सी है, सलेन सम्प नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है दोस्तों कि सलेन सम्प जो ट्यूब है उसके अंदर कितने, सलेन सम्प जो ट्यूब है उसके अंदर कितने ल्यूमन होते हैं, ये आपको बताना है। सलेन सम्प पे जो एनजी ट्यूब है दोस्तों, उसके अंदर कितने ल्यूमन होते हैं, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, सैंक्स टेकन ब्लैकमोर जो ट्यूब है उसमें कितने ल्यूमन होते हैं, और मिनेसोटा जो ट्यूब है उसमें कितने ल्यूमन होते हैं, मिनेसोटा ट्यूब के अंदर कितने ल्यूमन होते हैं, मिनेसोटा जो ट्यूब है उसके अंदर कितने ल्यूमन होते हैं, ये सारे आपको बताने हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ भी है, अब यहाँ नहीं बताऊंगा। तो सलेन सम्प नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाली गई है, दिस इज टू अटैच टू द वॉल सक्शन, हम उसका सक्शन कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली सक्शन से जोड़ दिया कि भाई जो भी कंटेंट है वो बाहर आता रहेगा, तो ये वॉल सक्शन होता है ये। विच नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। तो इस क्लाइंट के लिए दोस्तों आपको सिंपल सी बात ये पूछ रहा है बस, उसके अंदर भाई आपको देखो कुछ नहीं पता, सर्जरी हुई है ये नहीं पता कि कौन सी सर्जरी हुई है, क्यों डायरेक्टली दे रखे बस सर्जिकल यूनिट से, सर्जिकल यूनिट में आया हुआ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से, और सलेन सम्प ट्यूब डली हुई है, ना कोई सर्जरी बता रखा है उसने, ना और कुछ बताया, वो कुछ भी नहीं बताया उसने, बस सिंपल सी ये बात बता रहा है कि भाई उसका सक्शन हो रहा है, तो आपको क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसका, जब आप उस केयर की क्या कर रहे हो दोस्तों, उस पेशेंट की क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो। ध्यान रखना इसमें आ जाएगा आपको, पहला है यूज नॉर्मल सलाइन टू इरिगेट द ट्यूब, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमेशा नॉर्मल सलाइन का ही यूज किया जाता है अगर हम ट्यूब को क्या कर रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्जरी के बाद ट्यूब को क्लीन करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, तो अभी तक ये क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड रखा था एम्प्लॉय द स्टेराइल टेक्निक व्हेन इरिगेटिंग द ट्यूब, भाई जो सलेन सम्प जो ट्यूब डली हुई है, नेजोगेस्ट्रिक जो ट्यूब डली हुई है दोस्तों, उसको क्लीन करने के लिए आपको स्टेराइल टेक्निक की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जो कि गलत है। स्टोमक जो है दोस्तों, स्टोमक को हम क्या नहीं मानते हैं, स्टेराइल नहीं मानते। भाई आप खाना खाते हो, ऐसे खाते हो भाई मेरे को स्टेराइल खाना खाना है, तो क्लीन टेक्निक का यूज कर सकते हो आप, इसका यूज कर सकते हो, क्लीन टेक्निक का यूज करके भी आप वो कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे, क्लीन टेक्निक यूज करोगे जब आप ट्यूब को क्या करोगे, इरिगेट करोगे। स्टेराइल टेक्निक की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, हर कहीं स्टेराइल आता है, बट यहाँ पर स्टेराइल नहीं आएगा। थर्ड जो देखा दोस्तों, क्या देखा, विदड्रॉ द ट्यूब क्विकली व्हेन डीकंप्रेशन इज टर्मिनेटेड। पहली बात तो क्या है, डीकंप्रेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया हुआ अभी था दोस्तों। डीकंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट है उनको बाहर निकालना, ठीक है, या इरिगेशन करना, या फिर दोस्तों एयर है उसको रिमूव करना, तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, डीकंप्रेशन कहलाती हैं।
तो ये कह रहा है भाई जैसे मान लो सब कुछ काम खत्म हो गया, अब आपको कह रहे हैं भाई एनजी ट्यूब को रिमूव करना है आपको, तो उस ट्यूब को क्विकली रिमूव करो। तो मैंने आपको एनजी ट्यूब के मैनेजमेंट में भी आपको वहां पर पढ़ाया था कि जो ट्यूब है ना दोस्तों, उसको हम क्विकली रिमूव नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उस ट्यूब को स्लोली रिमूव, जेंटली रिमूव करते हैं, 3 से 6 सेकंड का समय लेते हुए आराम से रिमूव करते हैं। कभी भी क्विकली रिमूव नहीं किया जा सकता है। हो सकता है भाई क्विकली रिमूव करने के चक्कर में जो स्यूचर जो लगे हुए हैं ना वो भी क्या हो जाए दोस्तों, वहां पे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर से आए मान लो और एकदम से स्यूचर को क्या कर देगी, वो डैमेज कर देगी। और यहाँ पर हमने वैसे भी सेलेन सम ट्यूब का यूज इसलिए भी किया है दोस्तों कि वो जो ट्यूब है वो डायरेक्टली चिपके नहीं, क्योंकि उसमें एयर वेंट होता है, तो उसको भी डैमेज नहीं कर पाएगी वो स्टमक को, या वहां पे जो स्यूचर मान लो वहीं पर जाकर चिपक जाए, ठीक है, जो एनजी ट्यूब है उसका एक ल्यूमन जो है वहीं पर जाकर चिपक जाए, तो उसको भी रोकने के लिए हम एयर वेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने सेलेन सम ट्यूब यहाँ पे क्या की है, यूज की है। तो ट्यूब को क्विकली नहीं निकाला जाता। अलाउ द क्लाइंट टू हैव स्मॉल सिप्स ऑफ आइस वाटर अनलेस नोजिएटेड। भाई आप क्लाइंट को क्या करो, अलाउ करो कि वो स्मॉल सिप्स ऑफ आइस वाटर। पहली चीज गलत ये है कि भाई हमें अभी तक क्लाइंट को अगर सर्जरी यूनिट से आया है तो कुछ समय के लिए एनपीओ रखा जाता है, तो हम उसके एनपीओ को खुद डायरेक्टली ऐसे तोड़ना सही नहीं है। बट एनजी ट्यूब है, मान लो आप कहोगे सर पहले क्वेश्चन में भी दे रखा है भाई इरिगेट कर रहे हो, लेकिन ये बात बताओ कि इसमें आइस वाटर दे रखा है। अब आइस वाटर जो होता है दैट इज हाइपोटोनिक। ये क्या दोस्तों, हाइपोटोनिक। कभी भी हम पेशेंट को हाइपोटोनिक फ्लूइड नहीं देते हैं। इस कंडीशन के अंदर हम इससे क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम क्या यूज करते हैं, हमेशा नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या है, आइसोटोनिक है। नॉर्मल सलाइन क्या है दोस्तों, आइसोटोनिक है, इसलिए आइस वाटर हम कभी भी नहीं दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट वुड बी यूज नॉर्मल सलाइन टू इरिगेट द ट्यूब, कि नॉर्मल सलाइन का हम यूज करेंगे ट्यूब को इरिगेट करने के लिए। तो लिखो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को डायरेक्टली लिख लो, सलाइन सब लिखना जरूरी नहीं है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट करने के लिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट करने के लिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। रूम टेम्परेचर के नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। नॉर्मल सलाइन तो है लेकिन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसे नहीं आइस हो का यूज करते हैं, ठंडा हो, कूल हो, गर्म हो, ऐसा नहीं है, का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने क्या है, आफ्टर ये पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हम। इज परफॉर्म्ड, ए क्लाइंट इज रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया क्यूर यूनिट टू सर्जिकल यूनिट। वही बात हो गई कि भाई जो क्लाइंट है उसको डायरेक्टली नहीं भेज रहे हम, पहले ओटी में है, ओटी से पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में आया और वहां से वार्ड में भेजा, तो वार्ड क्या है, सर्जिकल यूनिट है। एन आईवी सॉल्यूशन इन्फ्यूजिंग एंड इन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इन प्लेस। हमने देखा कि उस पेशेंट के अंदर एक आईवी फ्लूइड लगा हुआ है और साथ में जब वो वहां से आया है पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट से, तो उसके एनजी ट्यूब भी क्या हुई है, डली हुई है। द नर्स आइडेंटिफाई, नर्स क्या पाती है, दैट देयर इज नो नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज फॉर 30 मिनट्स। वो देखती है दोस्तों कि 30 मिनट तक क्या है, कोई भी ड्रेनेज नहीं आ रहा है। उसने देखा कि भाई ट्यूब जो डली हुई है ना उसमें से हमको सक्शन के लिए कहा गया है कि भाई उसको कंटिन्यू सक्शन करना है, मान लो या ड्रेनेज को चेक करना है, तो उन्हें देखा 30 मिनट तक दोस्तों उसके अंदर कोई भी क्या नहीं आया हुआ है, ड्रेनेज नहीं आया हुआ है। देयर इज एन ऑर्डर, लेकिन उसने ऑर्डर में चेक किया तो ऑर्डर में दे रखा था कि आपको क्या करना है, इंस्टिलेशन करना है ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब PRN, ठीक है, मतलब कि उसको हम क्लीन करते हैं दोस्तों। इंस्टिलेशन मतलब कोई भी उसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन डालकर उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम क्लीन करते हैं। तो उसमें ऑर्डर था कि भाई जब भी जरूरत पड़े तो उसको आप क्या करोगे, PRN मतलब प्रोरीनाटा, मतलब जरूरत जब पड़ती है तो उस दौरान हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके अंदर इंस्टिलेशन करते हैं। तो द नर्स शुड इंस्टिल, तो नर्स को क्या इंस्टिल करना चाहिए, नर्स को क्या इंस्टिल करना चाहिए। तो पहला चीज इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखो पहली चीज तो दोस्तों इसमें दे रखी है ना, तो वो ये क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, 2 क्वेश्चनों का वो हो गया ये मिलकर। पहला चीज क्या दे रखी है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन से करेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ पे, और दूसरा सक्शन को हम क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली दोस्तों मान लो सर्जरी हुई है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, ब्लड क्लोट्स क्या होते हैं, कई बार इसके अंदर आ जाते हैं। अब जब ब्लड क्लोट्स आ जाते हैं ना दोस्तों, तो उस दौरान हम कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड क्लोट्स आने के कारण जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी वो क्लोग्ड हो जाती है, वहां पे है ना, क्लोग्ड हो जाती है वो, और क्लोग्ड होने के कारण कंटेंट बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए हम इंस्टिलेशन करते हैं कि वो क्या हो जाए दोस्तों, इरिगेट करते हैं, उसको क्लीन हो जाए वो। तो वो इरिगेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, 30 to 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, 30 से 50 ml नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। और सक्शन को हमेशा क्या रखना है, अगर हमें कंटिन्यू कर रखा है तो कंटिन्यू ही करना है, हमें रोकना नहीं है, क्योंकि सक्शन को हमने रोक दिया तो वापस क्लोटिंग के जो चांसेस होंगे वो भी क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो फ्यूचर है वो भी इरिटेट होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो अभी तक ये हमारा मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा इसका। सेकंड दे रखा है 20 ml ऑफ एयर एंड क्लैंप ऑफ द सक्शन फॉर 1 hour। दोनों ही चीजें गलत हैं, एक तो एयर को इंस्टिल नहीं करते हैं हम, ठीक है, दूसरा एयर जो है दोस्तों वो उसको
उसके पेटेंसी को बनाए भी नहीं रख सकती है कि भाई उसको क्लीन कर देगी वो, ये काम भी नहीं है। फ्लूटुलेंस कोज करती है। सेकंड दोस्तों, जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज कर सकती है एयर। साथ में हम सक्शन को क्लैंप ऑफ करने के लिए कह रहा है, वो भी गलत है। हम सक्शन को क्लैंप ऑफ नहीं करेंगे, अगर सक्शन है तो उसको कंटिन्यू सक्शन हमें करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें गलत है। एयर एब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज करती है, फ्लैटुलेंस कोज करती है, ठीक है। पेटेंसी को बनाए भी नहीं रख सकती। नॉर्मल सलाइन तो क्लीन कर देगा, एयर थोड़ी क्लीन कर देगी उसको, तो वो भी नहीं कर पाएगी। साथ में सक्शन को भी क्या कर रहा है, ये रोकने के लिए कह रहा है, क्लैंप करने के लिए कह रहा है, तो वो भी क्या है दोस्तों, गलत है। थर्ड क्या दे रखा है, 50 ml ऑफ द सेलाइन, बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है दोस्तों कि भाई 50 ml सेलाइन। मैंने आपको बताया था 30 से 50 ml तक हम नॉर्मल सेलाइन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल सेलाइन लिखा हुआ, सेलाइन लिखा हुआ, इसको भी सही मान लो आप। एंड इंक्रीज द, क्योंकि सेलाइन तो कुछ भी हो सकता है, हाइपोटोनिक सेलाइन भी हो सकता है, ये 3% एनएस भी हो सकता है, ये 5% एनएस भी हो सकता है, बट हमने मान लिया कि मान लो इसने नॉर्मल सेलाइन यूज किया होगा 50 ml, तो सही मान लिया। बट इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सक्शन। सक्शन का जो प्रेशर है ना, वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। हमें जितना प्रेशर बताया गया है उस हिसाब से ही हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको प्रेशर देंगे। हम ऐसे नहीं कि हम हमारी मर्जी से हम सक्शन को क्या कर दें दोस्तों, इंक्रीज कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों 15 ml ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर एंड डिस्कनेक्ट द सक्शन फॉर 30 मिनट्स। वही बात होगी, एक तो हम वाटर का यूज करते नहीं ज्यादातर, कई जगह किया जाता है, बट डिस्टिल्ड वाटर ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और दूसरी अमाउंट कम है 15 ml। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, डिस्कनेक्ट द सक्शन फॉर 30 मिनट्स, उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं करेंगे। तो कई सारे आपको इसमें क्या मिल रहे हैं, हटाने के रीजन मिल रहे हैं कि भाई ये चीज हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों, दैट वुड बी कि हम 30 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड कंटिन्यू क्या करेंगे दोस्तों, सक्शन करेंगे। तो लिखो वैसे लिख लो, इसी जो लैंग्वेज है वही। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद अगर पेशेंट की एनजी ट्यूब, अगर पेशेंट की एनजी ट्यूब से ड्रेनेज नहीं आए कुछ समय तक ड्रेनेज नहीं आए तो नर्सिंग ऑफिसर को 30 to 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन लेकर, नॉर्मल सलाइन से को 30 नर्सिंग ऑफिसर को 30 to 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन से ट्यूब को इरिगेट करना चाहिए, तथा सक्शन को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। डायग्नोसिस बन गई है उसकी, क्या है, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाने वाला, जिसके कारण जो कंटेंट है जो दोस्तों आगे की तरफ क्या नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स इंटेस्टाइनल सक्शन वाया ए नेजो एंटेरिक डिकम्प्रेशन ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर ट्यूब डाली गई है दोस्तों, नेजो एंटेरिक डिकम्प्रेशन ट्यूब, मतलब नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब डाली गई है, इंटेस्टाइनल तक वो ट्यूब जाएगी और वहां के जितने भी कंटेंट उनको क्या करेगी, सक्शन करेगी, उनको बाहर निकालेगी। तो उसने यही बताया कि भाई अब जब वहां पर क्या हो गया दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मान लो कि कोई भी पेशेंट था, उसकी जो ट्यूब ये स्टोमक है, ये मान लो कि उसकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे, ट्यूब डालेंगे और इस ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा हम सक्शन करवाने के लिए कहा गया उसे, ठीक है। क्योंकि रीजन कुछ ऐसा होगा, बात करेंगे उस बारे में भी। द लॉस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल सक्शनिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू कंसीडर व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। भाई इंटेस्टाइनल सक्शनिंग जब भी आप किसी क्लाइंट के अंदर कर रहे हो ना, इंटेस्टाइनल के कंटेंट को बाहर निकाल रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, प्रोटीन के एंजाइम पे करना चाहिए, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट पे करना चाहिए, विटामिन मिनरल्स पे करना चाहिए, या वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे करना चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस ऐसे पेशेंट के अंदर आप किस पे करोगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं दोस्तों कि इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो किस किस कारण से हो सकता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, इंटेस्टाइनल क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, इसमें क्या डेफिनेशन पढ़ोगे, जिसके कारण जो कंटेंट है वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, यही क्या है दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसके कारण इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं, ठीक है।
तो एक जो इसका रीजन हो सकता है दोस्तों, सिंपल सा रीजन, फीकल इंफेक्शन हो सकता है। फीकल जो मैटर, इन्फेक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, फीकल इंफेक्शन बोल रहा हूं कि कोई जो फीकल मेटल दोस्तों वो हार्ड हो जाए और वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाए, जमा हो जाए और बाकी के कंटेंट को बाहर की तरफ नहीं जाने दे दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, फीकल इंफेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, फीकल इंफेक्शन के कारण भी ये हो सकता है, फीकल इंफेक्शन भी इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसी भी पेशेंट को बाउल कैंसर हो, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो कैंसर है दोस्तों उसके कारण भी हो सकता है, या फिर बाउल का इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइनल का इन्फेक्शन हो, ब्लड सप्लाई रुकने के कारण दोस्तों जो वहां के जो सेल टिश्यूज जो होते हैं वो इन्फेक्ट होने लग जाए और वहां पर क्या होने लग जाए, इन्फेक्ट होकर कलेक्ट होने लग जाए। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक जो इलियस होगा, पैरालाइटिक इलियस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि न्यूरोलॉजिकली जो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है ना वो नहीं हो पाते हैं, कोई बाउल साउंड सुनाई नहीं देती, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होते। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होंगे तो जो कंटेंट हो क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, फीकल इंफेक्शन भी होगा, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, या फूड कंटेंट कलेक्ट हो जाएंगे अगर डाइजेशन नहीं हो पाया तो पैरालाइटिक इलियस के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हर्निया के कारण भी हो सकता है, मतलब इंटेस्टाइन अपनी जगह से जाके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए अपनी नॉर्मल लोकेशन को छोड़ के, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दो चीजें तो आप सबने पढ़ी हुई हैं, वो तो होंगे ही होंगे। एक होता है दोस्तों इंटूससेप्शन, इंटूससेप्शन, इंटूससेप्शन एंड वोल्वुलस, 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 ये दो वर्ड तो सबने सुने हुए होते हैं। ठीक है, इंटूससेप्शन एंड वोल्वुलस, या इंटूससेप्शन एंड वोल्वुलस, तो ये दो वर्ड तो आपने सुने ही होते हैं। तो इंटूससेप्शन क्या होता है दोस्तों, इंटूससेप्शन इज द टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और यहां पर वोल्वुलस का मतलब कहता है ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटूससेप्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये ट्यूब है तो इस ट्यूब का खुद का ही पार्ट इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाता है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटूससेप्शन के नाम से जानते हैं, या इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जबकि वोल्वुलस के अंदर क्या होता है, ट्विस्टिंग हो जाती है, जो इंटेस्टाइन मान लो जैसे ये है तो ये मुड़ जाएगी इस प्रकार से, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ट्विस्टिंग के नाम से, या इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, वोल्वुलस के नाम से जानते हैं। तो दो टर्म है इंटूससेप्शन, तो इस प्रकार से इंटेस्टाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे सीधी है ये, लेकिन इसका ही कुछ पार्ट इसके ऊपर इस प्रकार से क्या होगा, टेलीस्कोप होगा। ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंटूससेप्शन के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वोल्वुलस होता है, तो इसमें क्या होती है, जो इंटेस्टाइन है वो मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, तो ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड वोल्वुलस। तो इन दोनों वर्ड को भी जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, या इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है। बस बहुत है इतने सारे कोजेज। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ऐसे पेशेंट के अंदर जिनके अंदर मान लो जो फूड है दोस्तों कलेक्ट हो गया, तो ऐसे पेशेंट के अंदर एक तो कोलिक पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलिक की जो पेन है वो देखने को मिलेगा, और अब फूड कहीं जा नहीं रहा तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलिक की पेन होगा, एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है दोस्तों वो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिस्टेंशन TNTION होता है, डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगा, आप सोचो कि जिस पेशेंट के अंदर जो फूड है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो क्या होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन इस कॉन्स्टिपेशन की भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि भाई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन अर्ज होती है, अर्ज टू डिफिकेशन, अर्ज टू डिफिकेशन, मतलब कि उसका मन तो करेगा कि वो स्टूल पास करे बट कर नहीं पाता है। ठीक है, इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है उसके, तो कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। या फिर दोस्तों वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी, और सम टाइम वोमिटिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है, फीकल मैटर तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, वोमिटिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, फीकल मैटर भी देखने को मिल सकता है। सोचो वोमिटस के अंदर फीकल मैटर आना यार, इसलिए ऐसे पेशेंट के अंदर ना ओरल हाइजीन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ओरल हाइजीन पे। इसके अलावा दोस्तों जो बाउल साउंड है उसके अंदर एक अलग ही पैटर्न पाया जाता है।
कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जब डिजीज स्टार्ट होती है अर्ली फेज के अंदर, तो बाउल साउंड ज्यादा होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है ऑब्स्ट्रक्शन से, तो उस समय क्या होगा, बाउल साउंड ज्यादा होंगे। फिर धीरे धीरे दोस्तों बाउल साउंड क्या हो जाएंगे, लेटर ऑन डिक्रीज होंगे, कम होंगे, और फिर बाद में बिल्कुल बाउल साउंड क्या हो जाते हैं दोस्तों, बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बाउल साउंड क्या हो जाते हैं दोस्तों, बंद हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर, जैसे मान लो जो आदमी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फूड का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आप बताओ भाई। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा, फ्लूइड एंड डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है ना, वाटर जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिल सकता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इंबैलेंस है वो भी देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गए दोस्तों, आपके सिम्टम्स हो गए हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, पहला काम ध्यान रखना, ऐसे पेशेंट के अंदर हम एनपीओ करते हैं, नील पर ओरल। पेशेंट भाई जब ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं, एनपीओ कर देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करने के लिए ज्यादातर हम पेशेंट के अंदर डेक्सट्रोज देते हैं, चाहे D5 दे, D10 दे या DNS दें। ठीक है, तो पेशेंट को ज्यादातर क्या रखा जाता है दोस्तों, एनपीओ रखा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट किसी तरह से पूर्ति हो तो उसके लिए हो, या फिर TPN देने लग जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों कोई सीवियर कंडीशन हो गई तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अब सर्जरी के अंदर क्या करते हैं कि जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको वहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, कट कर सकते हैं। जैसे कोलोस्टोमी कर सकते हैं, या फिर इलिएक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ सर्जरियां भी की जाती हैं दोस्तों, इनका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ज़्यादा इतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोलोस्टोमी, इलेक्टोमी, ये सब सर्जरी भी हम ऐसे पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। एक ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों क्या किया जाता है, डिकम्प्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ट्यूबिंग डिकम्प्रेशन किया जाता है। अब ट्यूबिंग डिकम्प्रेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ट्यूब डालकर, ज्यादातर इंटेस्टाइनल ट्यूब डालते हैं हम, तो इंटेस्टाइनल जब हम ट्यूब डाल रहे हैं ना दोस्तों, तो इंटेस्टाइनल ट्यूब डालकर हम क्या करते हैं, वहां का जो कंटेंट है उसको, फ्लूइड है मान लो कलेक्ट हो गया, क्योंकि बाद में पेशेंट को एनपीओ करना ही है, उसको हम बाहर निकालते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ट्यूबिंग डिकम्प्रेशन या इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहता हूं कि दोस्तों इंटेस्टाइनल जब ट्यूब डालते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हमने इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन मतलब इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल रहे हैं, हमने एनजी ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, तो उसी की तरह सबसे पहले पेशेंट को हम क्या देंगे दोस्तों, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। क्या देंगे, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो ट्यूब दोस्तों स्टोमक के अंदर पहुंच जाती है, जब स्टोमक के अंदर पहुंच जाती है और हमें उसको पाइलोरस पार्ट से आगे की तरफ पहुंचाना है, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाना है, तो उस समय उसको राइट साइड लाइंग पोजीशन देते हैं। ठीक है, राइट साइड लाइंग पोजीशन, फिर आपको ऐसे लगने लग जाएगा। ठीक है, कई बार एक्सरे के साथ भी करते हैं, ये ट्यूब साथ में एक्सरे होते रहते हैं, उसके दौरान करते हैं। अब राइट साइड लाइंग पोजीशन जैसे ही दे दी दोस्तों पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट को ट्यूब को इंटेस्टाइन में आगे भेजने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। तो 3 पोजीशन दी जा रही है, सोचो आप, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं आगे इंटेस्टाइन में भेजने के लिए। जैसे ही पाइलोरस पार्ट से आगे गई, जैसे यहाँ पर आगे ड्यूडिनम में, फिर हम पोजीशन कौन सी चेंज कर देंगे, सेमी फाउलर। तो स्टार्टिंग में हमने हाई पाउलर दी, कहां तक, जब स्टोमक तक पहुंच गई ट्यूब, स्टोमक तक पहुंचने के बाद में फिर राइट साइड लाइंग पोजीशन दे दी, और फिर हमने कौन सी पोजीशन दे दी दोस्तों, इंटेस्टाइन में जब ट्यूब पहुंच रही है तो सेमी फाउलर पोजीशन दे देते हैं हम। क्या देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। इसके अलावा ऐसी जो ट्यूब है दोस्तों, इनको इरिगेट करना भी बहुत जरूरी है, क्यों ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पेशेंट को हम कई बार जो नर्स है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि भाई हर 6 से 8 घंटे के अंदर आपको ट्यूब को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। तो ट्यूब को इरिगेशन भी किया जाता है, नर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्यूब के इरिगेशन के लिए, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सर्जरी जो है सिर्फ एग्जांपल है, मतलब कि जिस पार्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब जेजुनम से हो रहा है तो जेजुनेक्टोमी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोलोनेक्टोमी कर सकते हैं, कोलोस्टोमी भी बना सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू पार्ट क्या हो सकती है दोस्तों, सर्जरी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर।
जब इंटेस्टाइनल जो ट्यूब डाली जाती हैं, और जो इंटेस्टाइनल जब ट्यूब डाली जाती है दोस्तों, जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट जो होते हैं इंटेस्टाइन के, उन कंटेंट को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के इम्बैलेंस के। क्यों दोस्तों, कि जो इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर हमारी बॉडी से ना बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या करती है, हमारी बॉडी वहां पर वाटर डालती है। कहते हैं हमारी बॉडी का 20% वाटर इंटेस्टाइन के अंदर डाला जाता है। अब वो वाटर वहां पे गया और इंटेस्टाइन सारे के सारे फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, तो उसको बाहर निकाल रही है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, बाहर आ रहे हैं। तो इसके कारण ऐसे पेशेंट के अंदर, इंटेस्टाइनल ट्यूब वाले पेशेंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना वाटर का एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट के अंदर, ये आपको याद रखना है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, वहां पर वाटर सीक्रेट करती है। वाटर इतनी ज्यादा 20% वाटर सीक्रेट हो रहा है, वाटर जा रहा है और एनजी ट्यूब को जो इंटेस्टाइनल जो ट्यूब है उनको बाहर निकाल रही है। अब इंटेस्टाइनल ट्यूब वाटर को बाहर निकाल रही है दोस्तों, वाटर तो बाहर आ गया, तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। वैसे भी पेशेंट को हमने क्या रखा हुआ है, एनपीओ रखा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी देखने को मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। और मेन इस डिजीज में भी क्यों, एनपीओ है वो, और वैसे भी फूड कंटेंट आगे नहीं जा पा रहा, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है सही तरीके से। तो कई सारे रीजन हो गए कि ऐसे पेशेंट हाईली रिस्क पे होते हैं किससे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के। अब इस क्वेश्चन में ये यही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये कि पेशेंट जो है उसको क्या हुआ था, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, और आपने उसके अंदर क्या डाल दी, नेजो एंटेरिक डीकंप्रेशन ट्यूब डाल दी। वही हो गई, नाक से डाली है, एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन में पहुंच गई है और डीकंप्रेस कर रही है गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, एयर को बाहर निकालने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। ये क्या कहलाता है, डीकंप्रेशन कहलाता है। तो किस चीज का लॉस होने के चांसेस होते हैं इंटेस्टाइनल सक्शनिंग में सबसे ज्यादा, तो भाई वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं ना सबसे ज्यादा चांसेस। किसके होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है 20% वाटर सीक्रेट करती है इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो प्रोटीन एंजाइम्स जो है ना दोस्तों, वो इससे रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम का ज्यादातर स्टोमक वाला जो पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। दूसरी बात, पेशेंट को हमने एनपीओ रखा हुआ है, तो आप कुछ भी डाइट दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट जो है पूरी की जाती है डेक्सट्रोज देकर, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को एनपीओ रख लिया है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। विटामिन एंड मिनरल्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फर्क किस पे पड़ता है दोस्तों, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि बॉडी सीक्रेट कर रही है उनको। ठीक है, हम बाहर से नहीं ले रहे हैं ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट, आपको सिर्फ बाहर से ले रहे हैं, बाहर से नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी खुद सीक्रेट कर रही है हम। ठीक है, हमने फ्लूइड के द्वारा जो वाटर जा रहा है वो इंटेस्टाइन में भेजा जा रहा है, इंटेस्टाइन से हमने ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या डिहाइड्रेशन ऐसे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें लिख लो, इसमें लिखो नेजो एंटेरिक या ब्रैकेट में लिखो इंटेस्टाइनल ट्यूबिंग वाले वो पेशेंट। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरे को एग्जांपल्स लिखने हैं, किसके, इंटेस्टाइनल ट्यूब्स कौन कौन सी है। जो भी बच्चा देखता है ना वो जरूर लिखना इसका आंसर। ठीक है, बैठे मत रहो, मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो आपके फायदे के लिए ही है। अगर आप एक बार टाइप कर दोगे ना तो उससे आपको याद भी हो जाएंगी चीजें। कई बार सोचते आते हैं मुझे छोड़ो मैं क्या लिखूंगा, एक बार लिखने से कई बार चीजें ज्यादा कंसंट्रेट होती हैं और याद रहती हैं। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग जवाब दे रहे हो। तो नेजो एंटेरिक या इंटेस्टाइनल ट्यूबिंग वाले क्लाइंट जिनको सक्शन पे रखा जाता है, जिनको सक्शन पर रखा जाता है वे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के रिस्क पर रहते हैं, के रिस्क पर होते हैं या रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, हमने जो पढ़ा है ना लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हेन एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, एक क्लाइंट है दोस्तों उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट किया है हमने, एक क्लाइंट है जी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब यहाँ पर हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रखी, ध्यान रखना क्या डाली हुई है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड एंड अटैच्ड टू द सक्शन फॉर व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स क्रिटिकली असेस दिस क्लाइंट। तो ये क्लाइंट दोस्तों पहले से यहाँ पर एनजी ट्यूब डाली गई, आप सक्शन नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पेशेंट एनपीओ पे है, तो उस दौरान में पेशेंट के किसके रिस्क पे रहते हैं दोस्तों, फ्लूइड डेफिसिट के रिस्क पे रहते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, फ्लूइड डेफिसिट ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो भी नॉलेज हमें दे रखी है कुछ नहीं दे रखा कि एडिमा होगा, एडिमा का कोई कारण होगा, बेल्चिंग होने का कोई कारण नहीं दे रखा है। बेल्चिंग में डकार आना, ठीक है, जो डकार आने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल्चिंग बोलते हैं।
तो वो भी नहीं, कुछ इसका कोई रीजन नहीं होता। एक्सेसिव सैलाइवेशन क्यों होगा, क्यों सैलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा होगा, तो ये भी नहीं दे रखा। तो मेन जो रीजन होता है दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्लाइंट के अंदर भी, देखो सिंपल अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्लाइंट है उसके अंदर भी ध्यान रखना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इम्बैलेंस के चांसेस होंगे। कारण क्या होगा उसके, भाई पेशेंट एनपीओ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो रीजन है। ट्यूबिंग डालने के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर आपने इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल दी तो उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, अब इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल दी या फिर आपने एनजी ट्यूब डाल दी, एनजी ट्यूब भी डाली तो वाटर, जो वाटर का जो कंटेंट है थोड़ा बहुत स्टमक के अंदर है वो भी क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब पेशेंट को एनपीओ भी आपने कर रखा है तो। और दूसरा दोस्तों इसके अंदर अगर आपने इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल दी तो इंटेस्टाइन के अंदर तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर का सीक्रेशन होता है, तो जो वाटर है दोस्तों वो बाहर निकल जाएगा, तो उसके कारण भी होगा। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन ये भी आता है ना कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का क्लाइंट किसके रिस्क पे होता है, तभी तो मैंने आपको जब डिजीज पढ़ाई थी तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी तो पढ़ाया है ना ये मैंने आपको, कि भाई इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ऐसे पेशेंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इस क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। तो एडिमा नहीं, बेल्चिंग नहीं, एक्सेसिव सैलाइवेशन, इनका कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे। तो राइट जो आंसर होगा क्या होगा, फ्लूइड डेफिसिट होगा। तो सीधा बस इसमें ये लिखो आप कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्लाइंट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्लाइंट एनजी ट्यूब लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें ना, क्लाइंट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के रिस्क पे होते हैं, इम्बैलेंस के रिस्क पर होते हैं, रिस्क पे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ए नर्स डिजाइन से हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम स्पेशली फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए गैस्ट्रेक्टोमी। एक पेशेंट का दोस्तों गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है और नर्स ने उसके लिए क्या बनाया है कि भाई उसको टीचिंग करवानी है, तो एक हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम बनाया है कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड। तो गैस्ट्रेक्टोमी वाले क्लाइंट के अंदर हमें क्या चीज क्या करनी चाहिए दोस्तों, इंक्लूड करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया है, पहला क्वेश्चन हमें यही पढ़ा है भाई, गैस्ट्रेक्टोमी का जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर 50% क्लाइंट है जिनके अंदर डंपिंग सिंड्रोम के चांसेस होते ही होते हैं। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर जिनको गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है हम उन्हें पढ़ाना है कि भाई आपके अंदर क्या तो सिम्टम आएंगे, कैसे आप डंपिंग सिंड्रोम को क्या कर सकते हो दोस्तों, कम कर सकते हो। तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लिमिट एंड प्रिवेंट द डंपिंग सिंड्रोम। अब कई सारे तरीके मैंने आपको बताए थे कि भाई डंपिंग सिंड्रोम में किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लिमिट कर सकते हो। जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक ऐसी अकेली ऐसी डिजीज है जिसके अंदर पेशेंट को खाना खाने के बाद लेटने की सलाह दी जाती है, ताकि मान लो पेशेंट अगर खड़ा रहेगा तो ग्रेविटी के कारण ज्यादा चांसेस होंगे जो कंटेंट जो है। डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है कि भाई रैपिड एम्प्टिंग होती है, गैस्ट्रिक कंटेंट वो तेजी से किसके अंदर जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, तो रैपिड एम्प्टिंग नहीं होगी। अब वो रैपिड एम्प्टिंग नहीं होगी ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों, उसको रोकने के लिए हम ग्रेविटी जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो पेशेंट को लाई डाउन की क्या सलाह दी जाती है, पेशेंट को सलाह दी जाती है भाई आप कैफीन का यूज मत करो। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, क्योंकि कई बार ड्यूडिनम को कट कर दिया जाता है तो लैक्टेज की कमी हो जाती है, तो हम उसको सलाह देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, अगर आपको मिल्क टॉलरेट नहीं हो रहा तो मिल्क को आप क्या करो, अवॉइड करो। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेने की सलाह दी जाती है, खाने के दौरान फ्लूइड नहीं लेने की सलाह दी जाती है, उसको सलाह दी जाती है दोस्तों कि प्रोटीन ले वो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है, शुगर को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, जूसेज को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, इसके अलावा जो सोडा है उसको अवॉइड करने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो कई सारी हमने क्या दिए हैं दोस्तों, विटामिन B12 दिया जाता है उसे, आयरन दिया जाता है उसे, ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं उसे। तो ये सब क्या है उसका लिमिट करने के तरीके हैं, तो वो चीजें हमें देना क्या होता है, जरूरी होता है किसमें, गैस्ट्रेक्टोमी वाले क्लाइंट के अंदर। सेकंड देखा एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ए हाई रफेज डाइट। हाई रफेज डाइट देने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है दोस्तों, हाई रफेज डाइट देने का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टोमक को कट कर दिया हमने। तो ज्यादातर जो रफेज जो डाइट होती है ना वो किसके ऊपर काम करती है, इंटेस्टाइन के ऊपर काम करती है। इंटेस्टाइन तो उस पेशेंट की क्या है दोस्तों, वहां पे नॉर्मल है, तो ज्यादातर हाई रफेज डाइट यहाँ पे नहीं दी जाती है, पेशेंट को कोई चांसेस नहीं होते हैं। ए लिस्ट ऑफ फूड दैट कोज गैस इन द इंटेस्टाइन एंड हाउ टू अवॉइड देम। पर इंटेस्टाइन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पेशेंट के अंदर क्या किया गया है, गैस्ट्रेक्टोमी किया गया है। अब गैस्ट्रेक्टोमी सिर्फ गैस्ट्रेक्टोमी किया गया ना, यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई ड्यूडिनम को कट नहीं किया गया, तो इस ऑप्शन में आप कहोगे कि सर इंटेस्टाइन ड्यूडिनम को काट दिया, तो लेकिन हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में गैस्ट्रेक्टोमी किया हुआ है। तो भाई इंटेस्टाइन के ऊपर फर्क डालती है रफेज डाइट जो होती है, ठीक है, फाइबर डाइट जो होती है वो इंटेस्टाइन के ऊपर फर्क डालती है, जबकि हमने तो क्या किया, गैस्ट्रेक्टोमी किया है, तो स्टोमक रिमूव करने के कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हाई रफेज डाइट देने की हमें कोई जरूरत इस पेशेंट को नहीं है, नहीं हमें ऐसे फ्लूइड देने की जरूरत है। ये कह रहा है कि ए लिस्ट ऑफ फ्लूइड दैट कोज गैस इन द इंटेस्टाइन एंड हाउ टू अवॉइड देम, कि भाई ऐसे फूड की लिस्ट बनाओ जो गैस फॉर्मेशन करते हैं, उनको कैसे अवॉइड करें। इंटेस्टाइन तो नॉर्मल है ना, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसमें आप क्यों वो कर रहे हो, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है मॉडिफाई करने की। एनकरेजमेंट टू रिज्यूम प्रीवियस ईटिंग हैबिट्स,
भाई प्रीवियस जो पहले वो जो खाता था ना आपको वही खाना है भाई, वैसी चीजें हैबिट वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टोमक क्या हुआ है दोस्तों, उसका कट हुआ है, तो स्टोमक के अंदर रैपिड एम्प्टिंग हो रही है, तो उस चीज में नॉर्मल डाइट कैसे ले सकता है वो जो पहले ले रहा था। तो उसको कई सारे प्रिकॉशंस यूज करने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको पहले ऑप्शन के अंदर बताए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लिमिट एंड प्रिवेंट डंपिंग सिंड्रोम। तो लिखो गैस्ट्रेक्टोमी के क्लाइंट को गैस्ट्रेक्टोमी के क्लाइंट को नर्स के द्वारा डंपिंग सिंड्रोम को कम करने के तरीकों, नर्स के द्वारा डंपिंग सिंड्रोम को कम करने के तरीकों की एडवाइस दी जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम गैस्ट्रेक्टोमी, इस क्लाइंट में मैंने गैस्ट्रेक्टोमी किया है और वो क्लाइंट क्या कर रहा है दोस्तों, रिकवरी कर रहा है। ए नर्स इज कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी वैसे कि विटामिन B12 क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये पूछ रहे दोस्तों कि ऐसे पेशेंट के अंदर है ना पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस क्यों होते हैं। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड मे बी द कॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, कि भाई पर्नीशियस एनीमिया होने का रीजन क्या होता है दोस्तों। तो स्टोमक के अंदर पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक या पैराइटल जो सेल होती हैं, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल जो सेल होती है ना दोस्तों, ये क्या सीक्रेट करती हैं, ऑक्जेंटिक और पैराइटल जो सेल होती हैं ये सीक्रेट करती हैं आपका HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक जो फैक्टर है दोस्तों ये क्या काम करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां, इंटेस्टाइन के अंदर होगा ये, ठीक है। अगर मान लो आपने स्टोमक को कट कर दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं होगा, तो इंटेस्टाइन में जाकर विटामिन B12 का क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसी कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, विटामिन B12 इज जस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द स्टोमक। ये कह रहा है कि भाई इसलिए हो गया उस पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया क्योंकि गैस्ट्रेक्टोमी हुआ तो स्टोमक को कट कर दिया, और जब स्टोमक को कट कर दिया तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया दोस्तों, भाई स्टोमक के अंदर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। भाई गलत है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर नहीं होता, तो गलत है। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन बताना, आपको भी बताना है ये क्वेश्चन, और फिर मैं अगली क्लास में इसका आंसर दूंगा कि इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में विटामिन B12 का क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन तो मैंने बता दिया, आपको पार्ट बताना है मुझे। नेक्स्ट देखा दोस्तों, हीमोपोएटिक फैक्टर इज सीक्रेटेड इन द स्टोमक। ठीक है, बिल्कुल गलत है भाई, हीमोपोएटिक फैक्टर इज सीक्रेटेड, हीमोपोएटिक फैक्टर नहीं सीक्रेट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये। पैराइटल सेल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी बताया मैंने, ऑक्जेंटिक या पैराइटल जो सेल होती है वो HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करती है, सीक्रेट करती हैं। और गैस्ट्रेक्टोमी में क्या हो जाता है दोस्तों, स्टोमक को कट कर दिया तो ये सेल भी कट हो गई तो दोस्तों ये क्या नहीं सीक्रेट कर पाएंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर अभी तक तो यही आएगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट देख लो, चीफ सेल की बात कर रहे हैं, दूसरी सेल चीफ सेल होती है। तो चीफ सेल्स इन द स्टोमक प्रोमोट द सीक्रेशन ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। पहली बात तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं करती है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर का कोई लेना देना भी नहीं है। और तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि चीफ सेल जो है वो एंजाइम सीक्रेट करती है, लाइक पेप्सिनोजन। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो लिख लो, गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पेशेंट में पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टोमक में पाई जाने वाली पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती हैं, जो कि इंटेस्टाइन में
विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाती हैं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाती हैं, जो कि इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाती हैं। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद एक क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो रिटर्न हुआ है किसमें? सर्जिकल यूनिट में। विच इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। देखो दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि भाई पेशेंट जो है ना, कई बार उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुआ मतलब एब्डोमिनल जो प्रेशर है ना, उसके कारण प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे, तो पेशेंट को क्या होती है दोस्तों? कफिंग करने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के भी क्या होते हैं दोस्तों? चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम क्या चीज करना पड़ता है भाई? हम क्या कहेंगे पेशेंट को? तो पेशेंट को क्या सलाह दी जाती है? तो पहला दे रखा है दोस्तों, एम्बुलेट द क्लाइंट टू इंक्रीज। देखो अब डायरेक्टली क्लाइंट कहां आया दोस्तों? सर्जिकल यूनिट में आया, मतलब ओटी से वो पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट में आया होगा, और वहां से वो कहां पे आया दोस्तों? वहां से उसके अंदर आया होगा वो। तो डायरेक्टली हम पेशेंट को एम्बुलेट, जब तक हमें सलाह नहीं दी जाती है तब तक हम पेशेंट को एम्बुलेट नहीं करवाते हैं। तो एम्बुलेटिंग द क्लाइंट टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एक्सटेंस क्या है हो जाएगा? यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। सेकंड दे रखा है दोस्तों, प्रोमोटिंग द फ्रीक्वेंट टर्निंग एंड डीप ब्रीथिंग टू मोबिलाइज सीक्रेशन। ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में पेशेंट का क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो जो सीक्रेशंस जो होते हैं ना, उनको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि वो खुद तेज वो नहीं कर पाता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, उस क्लाइंट को यहाँ पर लेटे रहो, हम एक तो उसको टर्न करवाएंगे। तो टर्न करने से जो सीक्रेशंस जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होंगे? वहां से बाहर निकलेंगे। और दूसरा दोस्तों, पेशेंट को हम डीप ब्रीथ करने की क्या देते हैं? सलाह देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन करने के लिए हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट टर्निंग करवाते हैं और डीप ब्रीथिंग के लिए कहते हैं टू मोबिलाइज सीक्रेशंस। थर्ड देखा, मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट ऑक्सीजन फ्लो रेट टू इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। भाई सीक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है? तो ज्यादातर पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, और किसी कारण के कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा है तब हम ऑक्सीजन देंगे। सीक्रेशंस को निकालने के लिए ऑक्सीजन थोड़ी देंगे हम, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कीपिंग ए प्लास्टिक एयरवे इन प्लेस टू एंश्योर पेटेंसी ऑफ द क्लाइंट्स एयरवे। ठीक है कि भाई आपको प्लास्टिक एयरवे है, तो ऐसा एयरवे डालने की भी, जैसे गुड़ेल एयरवे हो गया, माउथ के अंदर डाल रहे हो, तो ऐसा एयरवे डालने की भी पेशेंट के अंदर क्या नहीं होती? जरूरत नहीं होती। और वैसे भी पेशेंट ऐसे एयरवे को रख नहीं पाता है, जब वो थोड़े दिन सर्जरी के कुछ टाइम के बाद उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स वापस रिटर्न हो जाएगा, तो वो एयरवे को बाहर निकाल देता है, तो वो रख भी नहीं पाता है उसको। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी प्रोमोटिंग फ्रीक्वेंट टर्निंग एंड डीप ब्रीथिंग टू मोबिलाइज सीक्रेशंस। तो लिखो, इसमें लिख लो गैस्ट्रेक्टोमी के बाद लिख लो। चलो सब टोटल लिखा हुआ है, अब तो गैस्ट्रेक्टोमी लिख लो। गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए क्लाइंट को लगभग हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करवाते हैं ना। क्लाइंट की हर 2 घंटे में, पूरा ये लिख लो, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करते हैं एंड डीप ब्रीथिंग के लिए कहते हैं। तो आज की क्लास हमारी खत्म होती है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, आपको अगर गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पेशेंट के अंदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन रोकने हैं तो टर्निंग को, डीप ब्रीथिंग को क्या करो दोस्तों, ताकि सीक्रेशंस मोबिलाइज हों, मतलब एक जगह जमा नहीं रहेंगे ना। पेशेंट लेटर रहेगा, मान लो एक जगह जमा रहेंगे सीक्रेशंस, उनको आपको क्या करना है? मूवमेंट करवाना है, मोबिलाइज करवाना है। तो आप टर्न करोगे क्लाइंट को और डीप ब्रीथिंग के लिए कहोगे ताकि वो बाहर निकले। इसके बाद दे रखा है दोस्तों कि क्या रीजन होता है परनीसिस एनीमिया होने का? तो स्टमक के अंदर पाई जाने वाली पैराइटल जो सेल होती है, दैट सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों इसके अंदर कि भाई कोई भी क्लाइंट उसके अंदर गैस्ट्रेक्टोमी हुई है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? तो आपको उसको ये सलाह दोगे भाई डंपिंग सिंड्रोम को कैसे लिमिट करें, कम कर सकते हैं हम। ठीक है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्लाइंट में फ्लूइड डेफिसिट देखने को मिलता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दोनों देखने को मिलते हैं। यहां पर भी वही है, बट इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल दी तो और भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, अगर कोई भी ट्यूब क्लोग्ड वाला ही है नहीं, ट्यूब इन प्लेस, देयर इज नो डेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज, है ना। ट्यूब क्लोग्ड हो गई है या तो हमेशा 30 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन के द्वारा हम वो करेंगे, और सक्शन को भी हमेशा क्या रखना पड़ता है? कंटिन्यू रखना पड़ता है। ठीक है,
और ट्यूब को इरिगेट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो कि जो ड्रेनेज है दोस्तों वो ब्राइट रेड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 घंटे तक ब्राइट रेड आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। राइट आंसर थर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करवा रहे हो आप किसी भी क्लाइंट का और आपको देखना है कि 24 घंटे तक कैसा आता है, तो ब्लड आता है साथ में उसमें कंटेन क्लोट्स। ब्लड सम होना चाहिए, ध्यान रखना, लार्ज ब्लड नहीं होना चाहिए। कहीं आपको सर आप लार्ज ब्लड आपने कहा था ब्लड आएगा कम अमाउंट में आएगा, ध्यान रखना स्मॉल अमाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है कि भाई स्टोमक के कंटेंट इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, यहाँ पर दे रखा है रैपिड पासेज हो जाता है कंसंट्रेटेड फ्लूइड का किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार हम कंटिन्यू हमारी तैयारी करते रहेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।